नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत करूं इसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आया है अमेरिका से, जहां लिंडसे ग्राहम के बारे में आप जानते हैं, बहुत बड़ा इजराइल का समर्थक था तो अमेरिका का सेनेटर, लेकिन व्यवहार ऐसे करता था जैसे इजराइल का सेनेटर हो। पूरी तरह से आप कह सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का गुलाम था। उसकी अचानक डेथ हो गई और उसके डेथ के बाद जो प्रोग्राम था उसमें नेतन्याहू पहुंचा हुआ था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेतन्याहू का है, जिसमें वो अमेरिका के दो बेहद ताकतवर लोगों से बात कर रहा है, मार्को रूबियो और पीटर हेग्सेथ। मार्को रूबियो और पीटर हेग्सेथ, ईरान के साथ जो बातचीत चली थी उसमें भी इनका रोल था। और इस वीडियो को आप देखिए, क्या लग रहा है। जो मार्को रूबियो हमेशा बड़ा तना तना रहता है, जो पीट हेग्सेथ हमेशा स्टाइल में रहता है, ऐसा लगता है कि ऑर्डर ले रहे हैं नेतन्याहू से, उंगलियों से इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनको बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। यही प्रॉब्लम है अमेरिका की कि उसके बड़े बड़े लीडर इजराइल के इशारों पर नाचते हैं और इसी वजह से अमेरिका इजराइल के चक्कर में ईरान में फंसा हुआ है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और इधर ईरान ने जो ही ये खबर फैली कि नेतन्याहू अमेरिका में है, अब तक का जो एक्सपीरियंस था आपको याद होगा, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर चल रहा था, नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा था और उसी समय हमला किया गया था जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ जो उस समय थे नसरुल्लाह साहब, वो अपने बंकर में मारे गए थे। जब जब नेतन्याहू वहां जाता है कोई ना कोई शैतानी हरकत होती है। और ईरान ने इस बार जिस तरह से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया है, और यह हमला खास क्यों है, क्योंकि यह पहला हमला है जब ईरान ने अपनी ओर से हमला किया है, जवाब नहीं दिया है। 3-4 दिन से सीज फायर चल रहा है, अमेरिका के अटैक बंद हैं। अब तक यह होता था कि अमेरिका जब अटैक करता था तो पलटकर ईरान जवाब देता था, लेकिन इस बार ईरान ने अपनी तरफ से जॉर्डन पर जब हमला किया है तो खलबली मची हुई है कि आखिर ईरान ने हमला कर क्यों दिया। ईरान ने हमला नेतन्याहू को एक मैसेज देने के लिए किया है कि अगर तुमने कोई शरारत की तो जॉर्डन तक तो हम आसानी से पहुंच ही रहे हैं, इजराइल पहुंचने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और वजह है जिसको समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका और सऊदी अरबिया ने मिलकर इराक पर हमला किया है। इराक में जो पीएमएफ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट, उसके ठिकानों पर हमला किया है। अब जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है वो ईरान का समर्थक है। वहां पर सऊदी अरबिया के अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करने का मतलब क्या है उसको भी समझना चाहिए। आप जानते हैं कि हूथी लगातार सऊदी अरबिया के इलाकों पर हमला कर रहा है। हूथी रेड सी से सऊदी अरबिया के जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है। आप ये भी जानते हैं कि हूथी ईरान के कितना करीब है। तो सऊदी अरबिया ने शायद पीएमएफ के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर हमला करके ईरान को यह मैसेज दिया है कि अगर आपके जो साथ हैं वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं जो आपके साथ हैं। यहां हूथी का बदला पीएमएफ से हम ले सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सीज फायर चलता रहे, मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य नहीं है। ईरान कई चीजों पर बजिद है और अमेरिका जानता है कि ईरान को चूंकि वो हरा नहीं सकता तो आज नहीं कल ये शर्तें माननी पड़ेंगी। चाइना की एक बड़ी एंट्री हुई है, उसके बारे में बताऊंगा, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की बातें जब मैं करता हूं तो लगातार आपके पास खबरें पहुंच सकें, लगातार वीडियोस देख सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वो कौन सा बटन होता है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आगे बढ़ता हूं। खबर बड़ी यह है कि ओमान ने एक मैसेज दिया था। ओमान ने एक प्रपोजल रखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का। प्रपोजल कुल मिलाजुलाकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला जो मॉडल है उस पर आधारित था, जहां इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और वहां से जो जहाजें गुजरती हैं वो वॉलंटरी फी देती हैं, फिक्स नहीं है। टॉल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक अमाउंट पे करती हैं, जिस अमाउंट का जो उपयोग होता है वो पर्यावरण और बाकी सारी चीजों के लिए होता है। मोटा मोटी बाकी सब छोड़ दीजिए, कहानी कुल मिला जुलाकर ये है कि ओमान, और कहा जा रहा है इसमें सऊदी अरबिया और दूसरे गल्फ स्टेट भी शामिल थे, उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि भाई टॉल फिक्स मत करो, लेकिन जो जहाज यहां से गुजरेंगे वो आपको एक फिक्स अमाउंट ना सही लेकिन वॉलंटरी अमाउंट दे देंगे, यानी टॉल आपको देंगे, फिक्स टॉल नहीं देंगे, यानी फीस देंगे। यानी ईरान के सामने झुकने का यह प्लान था,
लेकिन यह था कि यह वॉलंटरी होगा, कोई टॉल फिक्स नहीं की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और वहां से जो जहाज गुजरेगा वो ईरान को कुछ पैसा देकर जाएगा। यह ओमान का प्लान था। ईरान ने इस प्लान को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। ईरान ने कहा कि हम इस प्लान को नहीं मानते। और मजेदार बात यह है कि ईरान कैंसिल करे इसके पहले ही अमेरिका से जो जुड़े हुए जहाजों की कंपनियां हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी कोई पैसा नहीं देंगे। ईरान के मना करने की वजह बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने कहा कि हम ये नहीं मानते कि पानी का बंटवारा आधा आधा है। आपके हिस्से में थोड़ा पानी है, हमारे हिस्से में ज्यादा पानी है। हम एक नया प्रपोजल देते हैं और वो प्रपोजल ये देते हैं कि ईरान न केवल अपने पानी से गुजरने वाले जहाजों को सेव करेगा, उनकी हिफाजत करेगा, बल्कि जो जहाज ओमान से लग के गुजरेंगे उनकी भी हिफाजत करेगा और जाहिर है कि बदले में फीस देनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान जरा सा झुकने को तैयार नहीं है। खबर यह है कि काफी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं और ये जो जहाज गुजरे हैं ये ईरान से परमिशन लेके गुजरे हैं और जो ईरान से परमिशन नहीं ले रहे हैं ईरान उनकी वीडियो जारी कर रहा है कि देखिए उनको कैसे नुकसान पहुंचाया गया है, कैसे उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है और कैसे वो फंसे हुए हैं। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से वो बात आप तक पहुंच रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल जरा सा भी छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे आप सीज फायर कर लें, चाहे आप हमला करें या ना हमला करें। इसका एक और मानी क्या है कि जो 6-7 दिन तक हमला चला है अमेरिका का, इससे ईरान बेअसर है। इसका कोई असर नहीं पड़ा है ईरान के ऊपर। एक ही पूरे हमले का सारा एक ही उद्देश्य था, एक ही वजह से सारे हमले किए गए थे और वो वजह यह थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है। लेकिन 7-8 दिन के हमले के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, ये एक हकीकत है। यानी इस लड़ाई में भी अमेरिका की बुरी तरह से हार हुई है और अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के पास, मैं बहुत डिटेल में परसों के वीडियो में बता चुका हूं, अक्सर लोग डेट की बात करते हैं, डेट सुन लिया कीजिए, हर वीडियो में डेट बोलता तो हूं ही मैं। आज 29 जुलाई है, तो 27 जुलाई वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, कैसे अमेरिका की आर्मी के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने से कोई फायदा नहीं है, कैसे बजट बढ़ रहा है और कैसे डरा हुआ है ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर। अभी एक पोल कराया द इकोनॉमिस्ट ने और उस पोल में 50% के आसपास अमेरिकी ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जो कुछ उसने गजा में और बाकी जगहों पर किया है। बर्नी सैंडर्स का एक ट्वीट आया जिसमें वो बताते हैं कि इजराइल के चक्कर में क्या कीमत चुका रहा है अमेरिका, कितने पैसों का नुकसान हुआ है और कितने जान माल का नुकसान हुआ है। इसीलिए ट्रंप जो है वो अभी पशोपेश में है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। ओमान का ये जो प्रपोजल था जाहिर तौर पे ट्रंप का प्रपोजल होगा, जो ओमान के थ्रू भिजवाया गया होगा, इसको ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि क्या होगा, क्या जंग बढ़ेगी? इस पर आऊं, चाइना के एंट्री पर बात करूं, उसके पहले एक और मजेदार खबर आपको दे दूं। मैंने 27 जुलाई के वीडियो में आपको बताया था कि यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर जो हमला किया है उस पर ईरान बेहद नाराज है और ईरान ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा, यूक्रेन पर अटैक किया जाएगा। यह खबर यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली हो गई। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब को फोन लगाया और उसके बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आंद्री सिबिहा ने एक्स पर एक ट्वीट किया और कहा कि अराक्ची साहब से स्पष्ट और खुली हुई बातचीत हुई, बिल्कुल साफ साफ बातचीत हुई और डिप्लोमेसी का मतलब है कि मुश्किल हालात में भी सीधे बातचीत किया जाए और मैंने उनको साफ किया कि हमारा यह मकसद नहीं है कि किसी भी तरह के टेंशन को हम बढ़ाएं। हमने गलती से वो जहाज पर अटैक कर दिया था, हमारा कोई इरादा आपके साथ लड़ाई में जाने का नहीं है। अब अगर आप डिप्लोमेसी को समझते हैं और लैंग्वेज को समझते हैं तो ये ट्वीट जो आपके सामने है, इस ट्वीट का मानी यह है कि सॉरी, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, गलती से हमने आपके जहाज पर अटैक कर दिया, प्लीज हमारे ऊपर हमला मत कीजिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। तो यूक्रेन घुटनों के बल आया ईरान के सामने। यह ट्वीट बहुत क्लियर आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। वरना होता क्या कि जब अराक्ची ने कहा था कि हम यूक्रेन पर अटैक करेंगे तो यूक्रेन की ओर से बयान आना चाहिए था कि यह अटैक बहुत भारी पड़ेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन तुरंत यूक्रेन को यह एहसास हो गया कि अगर ईरान की तरफ से अटैक शुरू हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सी के अंदर
हमारा मूव करना मुश्किल हो जाएगा और वैसे ही रशिया के खिलाफ फंसे हुए हैं, ये लड़ाई हमें काफी ज्यादा मुश्किल पैदा करेगी। इसलिए इजराइल की सलाह पर उसने हमला तो जरूर किया था, लेकिन जब असली खतरा समझ में आया तो उसने घुटने टेक दिए और अब यूक्रेन के ऊपर शायद ईरान हमला ना करे। ऐसा लगता है कि उस मामले में बात रफा दफा हो गई इस माफी के बाद। तो ईरान का इस समय क्या जलवा है, आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन जो रशिया से भिड़ा हुआ है वो माफी मांग रहा है। अब चाइना की जो एंट्री हुई है, और राइटर्स में ये दोनों खबरें छपी हैं, जिन खबरों की बात कर रहा हूं स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, वो बहुत मजेदार है। पहली खबर यह है कि चाइना ने हूथी के साथ लगातार कांटेक्ट बनाया हुआ है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो उसकी जहाजें निकल ही रही हैं। चाइना के जहाज रोकने की हिम्मत न तो अमेरिका में है और ना किसी और मुल्क में। ईरान ने उसको खुला पास दिया ही हुआ है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो उसके जहाज निकल ही रहे हैं। रेड सी में उसके जहाजों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हूथी के साथ उसकी बातचीत चल रही है और हूथी रेड सी के अंदर से चाइना के जहाज बिल्कुल हिफाजत के साथ निकालने की बात कर रहा है। यानी दुनिया मुसीबत में फंसी रहे, ईरान के साथ खड़ा चाइना जो है वो किसी मुसीबत में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, और उससे भी बड़ी बात की खबर यह आ रही है कि चाइना एक खास तरह की मिसाइल देने वाला है ईरान में, जो एक आध हफ्ते में ईरान पहुंच जाएगी। इस मिसाइल की खासियत क्या है? इस मिसाइल की पहली खासियत यह है, जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, कि इसके लिए लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। यह कंधों पर रखकर लॉन्च की जा सकती है, बहुत हल्की मिसाइल होती है। अब देखिए लॉन्चर की प्रॉब्लम क्या होती है कि अमेरिका जब भी हमले कर रहा है तो कोशिश ये कर रहा है कि ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स को नुकसान पहुंचाया जाए। जब लॉन्चर नहीं होगा तो वहां से रॉकेट या मिसाइलें छोड़ी कैसे जाएंगी? लॉन्चर आप समझ रहे हैं, वो जगह जहां पर रखकर मिसाइलों को चलाया जाता है। अब उन जगहों को अगर आप खत्म कर देंगे तो मिसाइलों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका की कोशिश यही है। ये जो मिसाइलें हैं चूंकि कंधे पर लेकर चलाई जा सकती हैं, इसलिए कहीं से कभी भी कोई इनको चला सकता है। इसके लॉन्चर्स को खत्म नहीं किया जा सकता है। इस मामले में बहुत कायदे की, बहुत जरूरी और बहुत आप कह सकते हैं कि इंपैक्टफुल ये मिसाइलें हैं। दूसरी बात ये, जैसा मैंने बताया कि ये बेहद हल्की हैं, तो इनको यहां से वहां लेके जाया जा सकता है। एक बड़े झोले में लादकर बाइक पर लेकर भी कोई इनको जा सकता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दुश्मन के लिए इनके ठिकाने तलाशना। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि ये एयर डिफेंस मिसाइलें हैं, यानी मान लीजिए कोई हमला किया अमेरिका ने, अब कहीं से भी कोई ईरान का सैनिक निशाना लगाकर इनको चला सकता है और उस हमले को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दें आप, उसके बावजूद भी ये मिसाइलें काम आती हैं। अभी तक क्या है, अमेरिका के पास जितने मिसाइल सिस्टम हैं एयर डिफेंस के, चाहे थार्ड हो चाहे वो पैट्रियट हो, ये सब लॉन्चर से चलते हैं और ईरान यही काम कर रहा है, उन लॉन्चर्स को पूरी तरह से तबाह कर दे रहा है। और यही काम अमेरिका ईरान में कर रहा है, लॉन्चर्स को तबाह कर रहा है। तो अब अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चाइना ने ईरान को ऐसी मिसाइलें दी हैं जो कंधे से चलाई जा सकती हैं और ये मिसाइलें एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरे जंग की तस्वीर को बदल सकती हैं। इसके पहले अमेरिका लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि चाइना और रशिया मदद कर रहे हैं, लेकिन चाइना और रशिया दरअसल खुल के मदद कर रहे हैं। और क्यों ना मदद करें, ईरान के साथ जो उनका रिश्ता है वो तिजारती भी है और इससे आगे बढ़कर भी है। दुनिया अगर दो हिस्सों में बटी हुई है तो अमेरिका के कैंप में तमाम मुल्क हो सकते हैं, लेकिन रशिया और चाइना के कैंप में ईरान एक मुल्क है। और जिस तरह से यूक्रेन ने माफी मांगी है, यह समझ में आता है कि ईरान की ताकत कैसी है। अब ये जो हमले हुए हैं उनका एक नुकसान ये हुआ है कि वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं, जो ट्रंप के लिए नया सरदर्द हो सकती हैं। अमेरिका में प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब इसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। हालांकि अमेरिका का दावा है कि जॉर्डन के ऊपर जितनी मिसाइलें छोड़ी गई थी उन सबको उसने इंटरसेप्ट कर लिया है और जॉर्डन में कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सच भी हो सकता है। अभी ईरानी आर्मी की ओर से कोई बड़ा दावा नहीं आया है जॉर्डन में नुकसान पहुंचाने का, और यह भी हो सकता है कि जानबूझकर ईरान ने हल्की मिसाइलें छोड़ी हों जॉर्डन के ऊपर, जिनको इंटरसेप्ट होने की पूरी उम्मीद हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को यह मैसेज दे सके कि हम जॉर्डन तक पहुंचे हैं, इजराइल तक भी पहुंच सकते हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। अमेरिका जाकर तुम कोई शैतानी प्लान अगर बना रहे हो तो पहले से सावधान हो जाओ।
दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी जो स्थिति है, अपने जो हालात हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। यह आप जानते हैं कि लिकुड जो उसकी पार्टी है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार इजराइल के अंदर घटती चली जा रही है। वो इस बात से भी परेशान है कि टर्की को F-16 बेच रहा है ट्रंप। आपको पता है कि टर्की में नाटो का जो सम्मेलन हुआ था उसमें ट्रंप आया था और ट्रंप ने कहा था कि हम टर्की को F-16 देंगे। इस पर नेतन्याहू ने काफी एतराज जताया था, अब भी एतराज कर रहा है। लेकिन यह भी अपने आप में मजेदार है कि जिस समय नेतन्याहू अमेरिका में है, उस समय इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में ट्रंप का यह बयान छपता है कि कोई मुझसे यह नहीं कह सकता कि मैं किसको क्या बेचूंगा। यानी अमेरिका और ट्रंप ये तय करेंगे किसको क्या बेचना है। यानी अमेरिका टर्की को F-16 देने पर बजिद है, जो इजराइल के खिलाफ टर्की की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। जहां तक लेबनान का सवाल है या फिर सीरिया का सवाल है या फिर गजा का सवाल है, ट्रंप लगातार प्रेशर बना रहा है कि वो अपनी आर्मीज को वापस ले। इजराइल यानी कि नेतन्याहू ये दावा कर रहा है कि मैं अपनी आर्मी को किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगा। लेकिन अगर वो वापस नहीं लेगा तो ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेगा। अगर ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेगा तो लगातार वार चलती रहेगी। अगर लगातार वार चलती रहेगी तो अमेरिका और दुनिया में प्राइसेस लगातार बढ़ती रहेंगी। अगर लगातार प्राइसेस बढ़ती रहेंगी तो जो मिड टर्म इलेक्शन आज के 97 डेज बाद होने वाला है, वो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। उसकी गद्दी सकता है, उसकी गद्दी छीन सकता है और ट्रंप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, अपनी गद्दी का छीना जाना तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर वो एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है तो घुटनों के बल आकर नेतन्याहू से कहेगा कि भैया किसी तरह से कुछ दिनों के लिए सेना वापस ले लो। अगर नहीं फंसा हुआ है तो फिर दम दिखाएगा और सेना वापस लेने के लिए कहेगा। और अगर नेतन्याहू नहीं मानता है तो फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ है ये खेल तो कर ही सकता है कि नेतन्याहू की गद्दी को सरका दे, वहां पर सरकार बदलने के लिए कोशिश करे और ईरान से किसी भी तरह समझौता करने की कोशिश करे। अब सऊदी अरबिया पीएमएफ पर अटैक करके, अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करके क्या मैसेज देना चाहता है ये एक आध दिन में क्लियर होगा। हूथी और चाइना की जो बातचीत होती है उससे निकल के क्या आता है ये भी देखना होगा। ईरान ने जो नया प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल जाहिर तौर पर अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अब अमेरिका के पास क्या चारा बचा है ये भी देखना होगा। यह भी देखना होगा कि क्या अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है और यह भी देखना होगा कि क्या खाड़ी के मुल्क ईरान के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह भी हो सकता है कि नेतन्याहू ट्रंप से यही बात करने गया हो कि इजराइल इस हमले में शामिल हो रहा है, दोबारा हमला शुरू करो। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है इजराइल को भी अपने आसमान पर ईरानी मिसाइलों का एहतराम करना होगा। और अगर ये सब होगा तो जैसे जैसे जो होगा हमेशा की तरह मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आप अगर मिडिल ईस्ट या किसी और मुल्क में आसपास के हैं तो वहां से कुछ अपडेट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये भी बताइए कि आप वीडियोस कहां से देख रहे हैं और जो सलाहें हैं वो सलाहें तो लगातार देते ही रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।